अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं हमारी इस खुसूसी नशरियात में। मेरा घर मेरी जन्नत। अब आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और इम्तियाज़ गुल साहब इससे पहले 10 से 11 के स्लॉट में मौजूद थे और काफ़ी मुफीद गुफ्तगू अभी तक हुई है। लंदन की क्या सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। एक तरह से लीडरशिप रोल सामने होता है कि ये ममालिक क्या कर रहे हैं, कौन से इक़दाम कर रहे हैं। और हक़ाइक़ के हवाले से बहुत अहम चीज़ है कि कितनी अमवात हो रही हैं, कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से फैक्ट्स सामने होने चाहिए ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर वो नेशंस जो अभी इससे उस तरह से मुतासिर नहीं हुई पैंडेमिक से, उनको कौन कौन से इक़दाम करने हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हमारे साथ हमारे कोरेस्पोंडेंट्स मौजूद होंगे, हमारे ऐसे जर्नलिस्ट भाई भी कह सकते हैं, हम दोस्त भी कह सकते हैं जो इस वक्त काबुल से हमें अनीसुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। ये भी सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब अनीस से ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त अफगानिस्तान में तकरीबन 1242 रजिस्टर्ड केसेस हैं, जिसमें ज्यादातर काबुल, हेरात और कंदाहार में है। यहाँ पे जो अफगानिस्तान के 7 जोन हैं वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं और वक्तन फवक्तन जो है बाहर ममालिक से जो जरूरी मेडिसिन है वो भी लाया जा रहा है। अभी तक जो है चाइना से और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें मेडिसिन और दीगर चीजें मिली हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और नेटो की तरफ से अफगानिस्तान को कैश प्राइजेस मिले हैं। इसी तरह चूंकि आपको पता है कि मार्केट्स वगैरह बंद रहते हैं, तो हमारे जो और नेबर कंट्रीज है ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ से हमें चावल वगैरह और गंदम वगैरह भी जो है वो मिले हैं। तो मतलब सूरत हाल ऐसी ही है जैसे पूरी दुनिया में बना हुआ है। चूंकि अफगानिस्तान में कल पहला रोजा है, तो आज जो तरावियाँ हैं वो भी घरों में पढ़ाई गई हैं और मसाजिद बंद है। मसाजिद में जो है वो ना नमाज हो रही है और ना जो है आज की तरावियाँ पढ़ी गई हैं, बल्कि हुकूमत की तरफ से मसाजिद मुकम्मल तौर पर बंद हैं और कहा गया है कि मस्जिद में सिर्फ अजान होगी, बाकी नमाजें घरों में अदा की जाएगी। तो ये जो आपने बताया है तो बड़ी दिलचस्प बात बताई कि तरावी और दूसरी नमाजें वो घरों में पढ़ाई गई हैं, मसाजिद बंद हैं। तो वाक़तन काबुल से बाहर भी इन तमाम पाबंदियों पे अमल हुआ है जो हुकूमत ने लगाई थी? जी बिल्कुल। देखिए जहाँ तक हमारी अप्रोच है, जैसे कि निंगरहार सूबा है और जो मशरकी सूबे हैं वहाँ तक हमारी अप्रोच है, हमें वहाँ से भरपूर इतलात हैं। जुनूबी अजलात से हमें जो वहाँ के सूबे हैं वहाँ से तो हमारे बिल्कुल इतलात एकदम है कि वहाँ पर भी मसाजिद बंद है। हेरात में तो मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि हेरात एक वाहिद वो सूबा है जिससे कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। तो दीगर सूबों में भी बिल्कुल बंद, क्योंकि अफगानिस्तान के वज़ारत दाखिला ने स्ट्रिक्टली कहा है कि तरावियाँ जो है वो घरों में पढ़ी जाएगी और जहाँ पर मसाजिद रहेंगे तो वहाँ के जो मौलवी हजरात हैं उनसे जो है सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की जो फैलाव है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जरिया इंसान है। तो अगर आप एक मस्जिद में अगर एक इंसान आता है और वो वायरस से मुतासिर होगा तो पूरी मस्जिद उनसे मुतासिर होती है। तो पूरी अफगानिस्तान में मसाजिद बंद है और तरावियाँ आज जो पढ़ाई गई हैं वो घरों में पढ़ाई गई हैं। अभी तक ऐसी कोई इत्तला मौजूद नहीं है किसी मस्जिद में तरावी पढ़ाई गई। अच्छा अनीसुर रहमान, आपसे हम जल्दी से जानना चाहेंगे, एक तो सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान जो इस वक्त सिचुएशन है वो मुतासर तो नहीं कर रही कोरोना के खिलाफ? जो अफगानिस्तान की जंग है, अफगानिस्तान जो इकदाम कर रहा है वो मुतासर तो नहीं हो रहे? ये देखिए जब एक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो जरूरी है कि दीगर मसाइल भी उनसे डिस्टर्ब होंगी। अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, दूसरी तरफ जो है तालिबान के ताज़ादम अटैक भी हैं और तीसरी तरफ जो है कोरोना वायरस से जो निमटना है तो बिल्कुल मुतासिर हो रही है। कोरोना वायरस जो हमारे यहाँ की पॉलिसी है या यहाँ पे उनके लिए जो इक़दाम है वो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से मुतासिर हो चुकी है और हो भी रही। और अब वक्तन फवक्तन ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमें कोरोना वायरस से
दूर ले जाके पॉलिटिकल जो अप्रोच है उस पर मुतमरकज करने पड़ती हैं, क्योंकि जरूर अफगानिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए इस वक्त हालात जो है वो इमरजेंसी हालात है कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस भी मौजूद है। अब्दुल्ला और अशरफ गनी की जो पॉलिटिकल क्राइसिस मौजूद है, और कभी वो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से आगे आ जाते हैं, और फिर जो कोरोना वायरस की बात होती है या उनकी जो इक़दाम होती हैं वो पीछे हट जाती हैं। बिल्कुल जब पॉलिटिकल क्राइसिस मौजूद होती हैं तो तमाम हालात जो है वो पीछे ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल से। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पर हमारी ट्रेड भी होती है। और पाकिस्तान ने दो मौके पर ऐसा किया कि जो ट्रांजिट के हवाले से सिर्फ सामान लेकर जाने वाले या फिर अफगान बाशिंदे अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनके अफगान वापसी के लिए इंतजाम किए और उन्हें बॉर्डर को भी खोला। बहुत ज़्यादा इकदाम किए, बल्कि अभी तो खुसूसी तौर पर अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पे सिर्फ जितने भी कार्गो के ट्रक्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनके लिए हफ्ते में 3 दिन बॉर्डर खोला जाता है 8 से 10 घंटे के लिए। और इस तरह कोई रोज़ाना तकरीबन 190-200 के करीब अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के और दो तरफ़ा तजारत वाले ट्रक जो हैं वो तोरखम और चमन के रास्ते आ जा रहे हैं। तो इससे कोशिश की है पाकिस्तान ने कि इस बहरानी सूरत हाल में जितनी मदद हो सकती है की जाए, जितना फैसिलिटेट किया जाए अफ़गानिस्तान की तिजारत को, क्योंकि जो तिजारत हो रही है यहाँ से उसमें अद्वियात भी शामिल हैं, अशिया खुराक भी शामिल हैं। तो कोशिश की है हुकूमत ने कि वो जो अशिया की सप्लाई चेन है वो मुतासिर ना हो। और पाकिस्तान के इक़दाम और अभी आज ही की जो खबर है कि वो अफ़गानिस्तान में चीन की जानिब से एक और खेप पहुंची है जो कि तिब्बी सामान और मेडिसिन्स के हवाले से अभी अनीसुर रहमान भी आगाह कर रहे थे। और अफ़गानिस्तान में अभी तक जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उस पर लोग अमल दरामद कर रहे हैं। गो के रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है अफ़गानिस्तान में, तो आज तरावी की अदायगी के लिए भी लोग मसाजिद में ही मौजूद रहे। और ये हम भी बारहा अपने जितने भी नाजरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घरों में रहें। टॉप टियर से लेकर हम जो मीडिया के वर्कर्स हैं वहां तक, क़यादत से लेकर आम आदमी की यही है बड़ा एक अच्छा सबक है जो कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई सीख सकते हैं अफ़गानिस्तान से। और अनीस साहब ने जो बात की हमें काबुल से बताई कि तमाम मसाजिद बंद हैं। उन्होंने बल्कि इत्तेफाक है कि जिस तरह वो अपने ईद और रोज़े सऊदी अरब के साथ मनाते हैं तो मेरा ख्याल है उन्होंने उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसी को फॉलो किया है कि चूँकि सऊदी अरब में भी मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी बंद हैं, बाकी मसाजिद को भी बंद रखा गया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान जो कि काफ़ी हालत जंग में रहा है, सियासी हालात इक़्तिसादी हालात अच्छे नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों ने सरकारी हिदायत पे, डॉक्टर्स की हिदायत पे अमल दरामद किया है तो बहुत ही अच्छा होगा कि हमारे यहाँ भी जितने भी मकातब फ़िक्र हैं अगर वो इन्हीं बातों पे अमल दरामद करें तो जो तूफ़ान है कोरोना का उसको किसी हद तक रोका जा सकेगा। वो जिस तेज़ी से उसने मुतासिर किया यूरोप को या अमेरिका को गुज़िश्ता 6 हफ़्ते के दौरान, शायद फिर इस तरह वो हमें मुतासिर न कर सके। अगरचे हमें ये कहा जा रहा है कि आइंदा 3-4 हफ़्ते बहुत क्रिटिकल हैं और उस दौरान तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात यही है कि आपके ज़रिए कोई बीमार ना हो जाए, आपका बराह रास्त किसी से कांटेक्ट आप ना हो, ताकि जिसकी वजह से ये जो बीमारी है दूसरी तरफ मुंतकिल हो, यानी ट्रांसमिशन जो है वो फिज़िकल कांटेक्ट के ज़रिए है। और कोशिश कीजिए कि कम से कम आप फिज़िकल कांटेक्ट दूसरों के साथ रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वबा से बचे रहें, क्योंकि दुनिया भर में जो इसने तबाही मचाई है, हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में उस नौइयत की तबाही के बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लिहाजा एहतियात का दामन बिल्कुल ना छोड़िए। इंसान ही वजह बन रहा है इसकी ट्रांसमिशन की, और जिन ममालिक ने इस पर काबू पाया है या इसको लिमिटेड कर लिया है, अपने इलाकों तक महदूद किया है, इस वायरस की चेन को तोड़ा है। और चेन तोड़ने के लिए समाजी फासला बरकरार रखने के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि समाजी फासला रखना है, आप घरों में रहें, अपने आप को महफूज रखें, आपकी वजह से ये वायरस कहीं और ना पहुंचे और ट्रांसमिशन इसकी मुमकिन ही ना हो। जब ट्रांसमिशन नहीं होगी तो कोरोना का फैलाव रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे, और जब इसका फैलाव रुकेगा तो तब तक के लिए जो हम बात करते हैं कि वक्त गुजर रहा है,
हमने इकदाम किए, हमारी हुकूमत ने इकदाम किए, तमाम लोगों ने जो लॉकडाउन का आगाज़ हुआ था उसमें साथ दिया हुकूमत का और अपने घरों में रहे, ट्रैफिक ना होने के बराबर था और ताजरों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हुकूमत का। लेकिन इम्तियाज़ साहब अब नहीं समझते कि इस वक्त ये ज़्यादा अहम वक्त है जब पीक फैक्टर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीक टाइम आने वाला है आइंदा से 3 से 4 हफ्ते। बिलाल खान पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तांबुल में हमारे कौंसल जनरल हैं, तो उनसे हम कुछ मालूमात ताज़ा तरीन हासिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, क्या आप कैसे हैं? जी शुक्रिया पीटीवी न्यूज़ को वक्त देने का। ये बताइएगा कि तुर्की में भी तकरीबन 1 लाख तक इन्फेक्शंस पहुंच गई हैं और कई हज़ार इसमें अमवात भी हुई हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद है ख़ास तौर पे इस्तांबुल में, तो उसकी क्या सूरत हाल है? कोई हमें अगर अपडेट दीजिए। लोग यहाँ पे रह के परेशान हैं, अपने प्यारों को वापस अपने घर में महफूज देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने पीटीवी न्यूज़ पे आज मुझे लिया। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो जो केसेस की यहाँ तादाद है वो 1 लाख से तजावुज कर गई है, 1,01,790 टू बी प्रिसाइज, और अमवात जो हैं वो तकरीबन 2,500 हैं। खुशकिस्मती से यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है और जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है। तकरीबन 19,000 के करीब जो जिनको ये कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था वो रिकवर कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल तुर्की भी इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और दुनिया में इस वक्त 7वें नंबर पर इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ जो केसेस हैं उस पर है। आपका ये सवाल था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की बिल्कुल यहाँ पर एक काफ़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 1,000 के करीब यहाँ पर आबाद हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 2,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा और तालिबात हैं जो बसिलसिला तालीम यहाँ मुकीम हैं। 21 मार्च को जब ये फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे तो हमारे पास यहाँ पर एक कसीर तादाद जो थी वो स्टैंडर्ड हुई थी, जो एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे मौजूद थे, और इसके अलावा जिनकी फ्लाइट्स थी उसी दिन या उससे अगले कुछ दिनों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो इमीडिएट जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे और जो जिनकी इमीडिएट फ्लाइट्स थी 3 तारीख को PIA की स्पेशल फ्लाइट के थ्रू वो 195 लोग जो हैं इवैक्यूएट सक्सेसफुली हुए यहाँ से टर्की से। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी हेल्पलाइंस पे अब तक जो हो चुके हैं तकरीबन 850 के करीब इस वक्त अफराद हैं, जिनमें तकरीबन 600 के करीब स्टूडेंट्स हैं और 250 के करीब वो लोग हैं जो यहाँ पर विजिट वीज़े पे आए थे, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या जिनका यहाँ पर इकामा था, रेजिडेंस कार्ड था, वो एक्सपायर होने वाला है या हो रहा है, या वो कैटेगरी जिनकी पीछे कुछ एमरजेंसीज हैं। तो ये तकरीबन अब हमारे पास 800-850 लोग हैं जिनको अब हमने इंशाल्लाह अगले मरहले में यहाँ से पाकिस्तान वापस भिजवाना है। इनके रोजगार की क्या जी बिलाल साहब ये बताइएगा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं इनमें ज़्यादातर तादाद किसके स्टूडेंट्स हैं या यहाँ पे कामकाज में मसरूफ़ लोग हैं? अगर कामकाज में मसरूफ़ लोग हैं तो उनके फिर रोज़गार का क्या बना गुज़िश्ता चंद हफ्तों में? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल है और यही इस वक्त आप समझिए कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे नबरत आजमा हो। बदकिस्मती से यहाँ पर ये जो मैंने भी आपको तादाद गिनवाई है ये तो वो लोग हैं जो कि कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एक कसीर तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पर बदकिस्मती से गैर कानूनी तौर पर भी रिहाइश पजीर हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स की सूरत में। इस वक्त सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है, जो इम्पैक्ट हुआ है वो उन्हीं को पड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर काम कर भी रहे थे तो डेली वेजेस काम कर रहे थे या छोटी मोटी कहीं जॉब वगैरह कर रहे थे। ये लोग इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा एक वल्नरेबल कैटेगरी है जो कि मुतासिर हुई है और ये काफी बड़ी तादाद है, ये हजारों में है तादाद। इसके लिए कौंसलेट ने बिल्कुल, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, अब तक हम तकरीबन 600 से ज्यादा जो है राशन पैक्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इस्तांबुल चूंकि एक बहुत बड़ा शहर है, 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है और ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए हैं, ताहम यहाँ की मुखैर हजरात जो हमारे पाकिस्तानी मुखैर हजरात उनके ताउन से और इंटरनेशनल जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं और तुर्की में भी काम कर रही हैं, उनके ताउन से हम इन तक पहुंचने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। कल यहाँ पहला रोजा होगा, रमजानुल मुबारक का आगाज है।
सदका खैरात काफी शुरू हुआ है और हमने कोशिश की है कि जो हमारी ये जो सेगमेंट है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, अनफॉर्चुनेटली जो हैं तो इलीगल लेकिन बहरहाल इंसान तो हैं, बिल्कुल, तो इनकी जो इमीडिएट फूड नीड्स हैं उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं जो पहले कहने से रह गया था वो ये, फिलहाल अब तक किसी भी पाकिस्तानी में जो यहाँ रह रहे हैं उनमें किसी में भी कोरोना वायरस की अभी तक कोई डिटेक्शन नहीं हुई। तो ठीक कोई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक तसल्ली बख्श न्यूज़ है काफ़ी हद तक। बिलाल साहब, यूरोप और एशिया का संगम कहा जाता है तुर्की को। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हद तक इसके असरात नजर आते हैं, तो तुर्की को मुतासर होने से बचाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि बड़ी आबादी है और गेट भी कहा जाता है, यूरोप एशिया गेट है या संगम है, तो क्या इकदाम कर रही है तुर्की की हुकूमत? जी बिल्कुल, तुर्की बिल्कुल ये गेटवे टू एशिया है और 7 ममालिक से इसकी सरहद मिलती है, सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्जिया, आज़रबाईजान और आर्मीनिया जो इसके मशरक में है, और मगरिब में यूनान और ग्रीस। ये तो सिर्फ इसके जोग्राफियाई बॉर्डर हो गए। इसके अलावा इस्तांबुल जो है वो एक बहुत मसरूफ यहाँ जो वो एयरपोर्ट है और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अफ्रीका को, यूरोप को और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, रशिया को। और यही वजह है कि यहाँ पर बदकिस्मती से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। हुकूमत ने यहाँ पर एक स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, अब से तकरीबन 4 हफ्ते पहले से। ये स्मार्ट लॉकडाउन आप समझ लीजिए कि बिल्कुल पाकिस्तान ही की तरह का है और यहाँ के अवाम का जो इसमें कॉपरेशन है वो यकीनन वो एक हम कह सकते हैं कि इंतहाई बायस से जो है हम मिसाल दे सकते हैं उसकी। बिल्कुल हुकूमत की हिदायत से वो मनवन अमल भी कर रहे हैं और बल्कि उनको भी पता है कि उनकी जो हिफाजत है, जो उनकी जिंदगी की जमानत है इस वबा से बचने के लिए, वो घर पे ही रहने में है। तो एक स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए इन्होंने अपनी कुछ इंडस्ट्री जो सेक्टर्स हैं उनको भी रमा रखा हुआ है। प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कैंपेन का भी आगाज किया जिसका एक नारा है कि हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। तो इस स्लोगन को मद्देनजर रखते हुए तुर्की के अवाम इसमें एक फंड भी उन्होंने बनाया है जिसमें वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है। और तमाम वर्कर्स जो कि इस आफत से अफेक्ट हुए हैं, एक खासी बड़ी तादाद है तुर्की के भी उन अवाम की जिनकी रोजगार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर जो सब चूंकि यहाँ पर टूरिज्म एक इंतहाई बुनियादी एक समझ लें जो इनकी इकोनॉमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो इस शदीद तरीके से मुतासिर हुई क्योंकि तमाम होटल्स बंद हैं। तकरीबन इस्तांबुल में सिर्फ 5% होटल ओपन है और जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 10% से भी कम है। तो जो इनकी जो मेजर सेक्टर्स हैं, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, एविएशन, उनमें बहुत फर्क पड़ा है। रेस्टोरेंट्स के बिजनेस के ऊपर भी, क्योंकि मॉल्स वगैरह और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कौम बड़ी इस्तकामत से इसका मुकाबला कर रही है। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि हिम्मत तो है, बड़ी खुद एतमादी भी है, खुद इनसारी का भी नारा है, लेकिन तुर्की की मईशत गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। तो आप नहीं समझते कि ये बहरान आया है, जिस तरह तमाम मईशत अब बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है, इससे इनके नुकसानात और इनके मसाइल में मजीद इजाफा होगा? ये बिल्कुल तुर्की 2018 अगस्त से एक करेंसी क्राइसिस के आगाज से अब तक कुछ मुश्किलात का जरूर शिकार है। बहरहाल ये G20 का एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, दुनिया की 17वीं बड़ी ये मईशत है। इनके GDP भी काफी कम हुआ लास्ट ईयर और इस साल इनको उम्मीद थी कि कोरोना वायरस की इस वबा से पहले के इंशाल्लाह 5% तक ये ग्रो करेगा, लेकिन अब इनकी भी जो लेटेस्ट अभी एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन 1% ग्रोथ की है। इसमें इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो तुर्की ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि वो तमाम सेक्टर्स जो इनकी एक्सपोर्ट प्रायोरिटी के सेक्टर्स हैं उनको इन्होंने इस लॉकडाउन से कुछ इस्तिस्ना दिया है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क फोर्स है वो या एग्रीकल्चर में है या टेक्सटाइल सेक्टर में है या सर्विस सेक्टर में है। तो इन में से एग्रीकल्चर को तो उन्होंने मुकम्मल इस्तिस्ना दिया है इस लॉकडाउन से। और वो और बाय द वे इनके जो देहात के इलाके हैं जो इनसाइड टर्की है वहाँ इस वबा की अभी वैसे ही उस तरह से फैली नहीं है। तो अलबत्ता शहरों में बिल्कुल ये बहुत ज्यादा मौजूद है। तो इन्होंने जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए उसको उन्होंने ऑपरेट कर भी रहे हैं।
चैलेंजेस का सामना इनको भरपूर है और इनके ऊपर प्रेशर भी काफी है कि ये IMF से रुजू करें। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिलहाल इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इनकी जो इमीडिएट जो इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज हैं उसमें ये फिलहाल अभी उस तरफ में IMF की तरफ रुजू करना शामिल नहीं है। ठीक है। ये अपने आप को फिलहाल कंफर्टेबल पोजीशन में फील कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या हालात होते हैं ये अभी हमारे पास मार्च अप्रैल का जो इकोनॉमिक डाटा है वो आएगा, तो ये हम ज्यादा इस पे बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल खान पाशा, आप कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्तांबुल में आप मौजूद थे। और तुर्की की सूरत हाल, बरदर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा और इस वक्त कोरोना वबा ऐसी है जिसमें तमाम ममालिक अपने अपनी बाउंड्रीज के अंदर, अपने अपने बॉर्डर के अंदर इस वबा के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर मईशत के जैसा चैलेंज भी दरपेश है वहीं पर इस वबा से बचने का चैलेंज भी है। तो पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है, बहुत सारे ममालिक में वैसे इकदाम किए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इकदाम पाकिस्तान भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुश्तरका दुश्मन है और मुश्तरका ही लाहे अमल इख्तियार करना है तमाम कौमों को, तमाम मुल्कों को, ताकि इस नजर ना आने वाले दुश्मन को हम शिकस्त दे सकें। जी, मुश्तरका दुश्मन भी है और अब उसकी वजह से मुश्तरका मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मैं आज ही देख रहा था, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने खिताब किया है अपनी पार्लियामान से और उस खिताब में उन्होंने बाज़ बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। आपको नाजरीन को शायद मालूम हो कि जर्मनी ने कोशिश की है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो लॉकडाउन था या जो पाबंदियां थी उनमें कमी की जाए। 4 मई से वहाँ पे तकरीबन तमाम तालीमी इदारे, स्कूल जो हैं खुल रहे हैं। 3 मई से जो छोटे पैमाने के कारोबार हैं, जो 800 स्क्वायर फीट की दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ साथ कुछ और ऐसे शोबे हैं जहाँ पे उन्हें कहा है कि आप सरगर्मी का आगाज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एंगेला मर्केल ने यह भी कहा कि ख़दशा उन्हें यह है कि हम पाबंदियाँ तो कम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी, शहरियों से उन्होंने कहा कि हमें ये भी एहसास करना चाहिए कि हम एक इंतहाई नाजुक मकाम पे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वी आर स्टैंडिंग ऑन अ वेरी थिन आइस, कि इसमें अगर आपने ज़रा सी भी लग़ज़िश की तो बर्बादी हो सकती है। अब इसी तरह का इंतबाह जो था वो उनके एक साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से आया है कि अब तक जनवरी से लेकर अब तक जिस अंदाज में जर्मनी ने मुकाबला किया है इस वबा का, उससे कुछ फ़वाइद हासिल किए हैं इस मुल्क ने, यानी उसमें अशरा अमवात बहुत कम रही दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। तो उन साइंसदान का कहना है, कोई ड्रॉस्टन है, क्रिश्चियन ड्रॉस्टन बर्लिन में होते हैं, उन्होंने कहा कि ये ना हो कि आप पाबंदियां ख़त्म कर दें और उसकी वजह से हम जो एडवांटेज अब तक हमने हासिल किया वो गंवा दे। तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इक़्तिसादी प्रेशर कितना ज़्यादा होता है हुकूमतों पे कि एक सेकंड और थर्ड वेव अभी आनी है। बल्कि CNN की एक रिपोर्ट थी कि अब तो अगर हो सकता है कि फ़िलहाल थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए अमेरिका में, जो अमवात हो रही हैं, इन्फेक्शंस हो रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह स्पेनिश फ्लू की पहली वेव में चंद लाख लोग फौत हुए थे, दूसरी और तीसरी वेव जो कि 3 महीने के बाद आई थी, उसमें फिर कई मिलियन लोग मर गए थे। सिर्फ अक्टूबर 1918 के महीने में 1,95,000 अमरीकी मारे गए थे स्पेनिश फ्लू की वजह से। अब WHO ने भी इसी खदशे का इजहार किया है कि जो दूसरी और तीसरी वेव आएगी, क्योंकि हर मुल्क में ये हो रहा है कि ये मामला शुरू हुआ, फिर ये पीक हुआ, पीक के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शंस की तादाद में कमी होती है, अमवात में भी कुछ कमी हो रही है, जैसे हमने देखा बरतानिया, इटली और स्पेन में। लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, साइंसदान भी कह रहे हैं और हुकूमतें भी कह रही हैं कि दूसरी और तीसरी वेव बहुत ख़तरनाक होगी। लिहाजा हुकूमत पाबंदियों में तो कमी तो की जा रही है, लेकिन तमाम इंसानों को अब एक नया तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करना होगा। इस वायरस के साथ जिंदा रहने का हमें एक नया
तरीका सीखना होगा। बिल्कुल इम्तियाज साहब, जैसे अभी आपने सेकंड वेव का कहा, तो जैसे सेकंड वेव अभी आई है, पहली वेव है, सेकंड वेव के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से कह दिया है कि ये सेकंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये इतनी हद तक खतरनाक हो सकती है कि अभी तक जो इकदाम किए हैं, जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की कोशिश की गई है, उन तमाम के रिजल्ट को वो बिल्कुल रिवर्स कर सकती है। सेकेंड वेव इस हद तक खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हमें अगर सेकेंड वेव के लिए उससे पहले से तैयारी करनी होगी। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, जैसे अभी इम्तियाज साहब ने कहा कि इक़्तिसादी प्रेशर है, उन ममालिक के ऊपर भी प्रेशर है जो कि तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज समझे जाते हैं, जिनकी स्टेबल मईशत है। वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, स्टेबल मईशत नहीं है, बहुत सारे दरपेश चैलेंजेस हैं, सतह गुर्बत से नीचे रहने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है। चौथा या पांचवा हिस्सा इकॉनमी में उन लोगों का होता है जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं। तो उन लोगों को उनके होते हुए इस तरह की वबा से नबरदाश्त होना और मईशत को चलाना तो कितना संगीन प्रेशर होगा, और जब खुदा न खासा सेकंड वेव अगर आ जाती है तो उससे कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि पहली वेव में अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से 26 लाख से ज्यादा लोगों को मुतासिर कर चुका है एक कोरोना वायरस, जो कि एक ऐसा वायरस जो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इंसान से इंसान को ट्रांसमिट हो रहा है। और हाथ मिलाने से या समाजी फासला बरकरार रखने से, जो बुनियादी चीजें हैं वो ना करने से ये वायरस फैलता जा रहा है। और इसमें किसी किस्म की कोई तमीज नहीं है कि बच्चे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मजहब की नहीं है, नस्ल की कोई तफरीक नहीं है, सब लोगों को मुतासिर कर रहा है। जी बिलाशुबा, इसी वजह से कहा जा रहा है कि एहतियात ज़रूरी है। ये वक्त ताउन का है, कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, इख्तलाफात का नहीं है। अब चूँकि अमरीका इस वक्त टॉप पे है, वहाँ पे इन्फेक्शंस या मुतासरीन की तादाद हो सकते हैं 1-2 रोज़ में 1 मिलियन यानी 10 लाख तक पहुँच जाए। हलाकतों की तादाद भी 50,000 के करीब हो चुकी है। इसीलिए अब हम आपको अमरीकी रियासत फ्लोरिडा लिए चलते हैं, उसके शहर तंपा में। वहाँ पे हमें डॉक्टर मुनीर खान ने ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस वक्त अमेरिका में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क से जो खबरें आ रही हैं वो तो लगता है कि कहीं किसी दिन कब्रिस्तान ही ना बन जाए, इतना बड़ा शहर। तो इम्तियाज़ भाई, आपकी जो कंसर्न्स हैं या आपकी जो ओपिनियन है, यू आर स्पॉट ऑन। डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा जो क्राइसिस बन गया वो एपी सेंटर इस वक्त अमेरिका बन गया। हालांकि शुरू तो चाइना भी हुआ था, और जो एपी सेंटर अभी जो है वो अमेरिका है इस वक्त इस बीमारी का। और उसकी बहुत वजूहात हैं, आई एम श्योर उस पर हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। लेकिन जो कोरोना वायरस है ये एक ऐसी यूनिक सिचुएशन है कि इसकी वजह से हम लोग इस वक्त अनचार्टेड टेरिटरी में आ गए, पूरी दुनिया एट ग्लोबल लेवल। क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि ये एक बिल्कुल नई बीमारी है। इसको तो नाम ही हमने दिया है कोविड 2019 का, क्योंकि 2019 से पहले तो ये एग्जिस्ट ही नहीं थी करती। ये बिल्कुल नई बीमारी है। तो और इसने जिस तरह हमें इम्पैक्ट किया है पूरी दुनिया को, सिर्फ अमेरिका को नहीं, वो इज बिकम अ मेजर हेल्थ क्राइसिस, it is obviously a major economic crisis, it is a political crisis, और ये बहुत बड़ा एक सोशल क्राइसिस भी बन गया है। और पूरे अमेरिका पे भी हम बात कर सकते हैं। मैं क्योंकि फ्लोरिडा में रहता हूँ, तो हमारे फ्लोरिडा में इस वक्त जो है सिचुएशन ये है ऑन द ग्राउंड कि हमारे पास कोई 28 to 30,000 के करीब केसेस हैं। और हमारी जो ऑलमोस्ट अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट अबाउट हमारे 1000 यहाँ पे डेथ्स हो चुकी हैं। और हमारी जो काउंटी है जहाँ मैं रहता हूँ, हिल्सब्रो काउंटी, वहाँ पे हमारे कोई 800 तक के केसेस हैं। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो अभी भी हम रोजाना डेली बेसिस पे यहाँ पे केसेस को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। तो इट इज ऑब्वियसली सीरियस चैलेंज। न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा है, लॉस एंजलिस में बहुत ज्यादा है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब के इब्तिदा में तो फ्लोरिडा के हालात नॉर्मल लग रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार नहीं किया गया, नंबर्स भी काफ़ी कम थे, तो एकदम उसमें इजाफा कैसे हो गया? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, फ्लोरिडा में क्योंकि हमारा जो जियोग्राफी है वो न्यूयॉर्क से बहुत डिफरेंस है। हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर माइल वो बहुत कम है न्यूयॉर्क के मुकाबले में। यहाँ पे घर जरा खुले हैं, शहर भी खुले खुले हैं, लोग यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो उस वजह से हमारा जो स्प्रेड जो था इनिशियली वो बहुत ही कम था। अनफॉर्चुनेटली हमारे शुरू में जो केसेस आए थे वो एक्चुअली न्यूयॉर्क ही से आए थे। मैं भी खुद क्वारंटीन में चला गया था एक पेशेंट की वजह से, और वो मरीज जो था वो भी न्यूयॉर्क ही से ट्रैवल करके फ्लोरिडा आया था। और वो जब यहाँ पे लोग आए बाहर से, तो उस वजह से यहाँ पे हमारे केसेस फिर स्प्रेड होना शुरू हो गए।
डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जो कि अभी भी वफाकी हुकूमत, सदर ट्रंप तो चाहते हैं कि वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन चूँकि मईशत के ऊपर प्रेशर है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फैलाव भी जारी है। बहुत सारी रियासतों में इस चीज़ को लिया जा रहा है कि हम अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं करेंगे, खुद से फैसले करेंगे। तो आप समझते हैं कि प्रॉपर लॉकडाउन अगर हो जाता तो अमेरिका में इतना बड़ा नुकसान नहीं होता? देखिए, इसमें अब ये इस सवाल का अगर हमने जवाब जो होगा वो बेहतर ये होगा कि इसको हम थोड़ा स्टेप बैक करें। इसको जो है देखना होगा कि भाई हु ड्रॉप द बॉल एंड वेयर द बॉल वाज ड्रॉप्ड, वो जो कहते हैं। तो इसको जरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना होगा, क्योंकि अब जो हम लोग जो देख रहे हैं वो तो एंड रिजल्ट देख रहे हैं, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जो मसला जो शुरू में हुआ था वो जब डिजीज एक आइडेंटिफाई हो गई थी। देखिए, जब भी ये ऐसी बीमारी थी जो कि इंसानों में तो थी नहीं, ये तो बैट्स का वायरस था जो कि ह्यूमन ट्रांसमिशन उसकी हो गई। और हमें मेडिकल साइंस ये बताती है कि जब भी ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है किसी और जानवर से इंसान में, तो दैट इज कैटास्ट्रॉफिक, उसका पोटेंशियल होता है। हमारे पास मिसालें मौजूद थी, एड्स का वायरस देख लें आप, इबोला वायरस देख लें आप, या बाकी जो सार्स वायरसेस जो थे पहले जो आए थे, वो सब उनका कैटास्ट्रॉफिक जो था वो एक हुआ था इफेक्ट पूरी मैनकाइंड को। तो जब ये एक बीमारी जब आइडेंटिफाई हो गई थी कि भाई ये ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए था दिसंबर ही में या नवंबर में, जब ये आइडेंटिफाई हुई थी चाइना में बीमारी। लेकिन उस वक्त इसको किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। उसको चाइना ने अपनी तरफ से पूरा कंटेन करने की कोशिश की, जितना वो सक्सेसफुल हुए उसमें हम सबके सामने है। लेकिन आई थिंक WHO ने उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं किया शुरू में, जो उनको करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली WHO ने इसको पेंडेमिक का लेवल मार्च 11 में डिक्लेयर किया, व्हिच वाज टू लेट। लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब 30 जनवरी को इस हवाले से हंगामी हालत का ऐलान तो कर दिया था आलमी इदारे सेहत ने। दैट इज ट्रू, लेकिन देखिए जो उसको पेंडेमिक का लेवल होता है उसकी जो इम्प्लीकेशन होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। आप बहुत सारी एंटिटीज जो ग्लोबल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको आप फिर एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इन्होंने जो पेंडेमिक था वो मार्च 11 को किया था, दैट वाज टू लेट। तो आप भी समझते हैं कि सदर ट्रंप ने जो एतराज किया है WHO पे वो दुरुस्त है? पार्टली दुरुस्त है, आई थिंक कंप्लीटली तो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि देखिए अब जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है वो ये थी कि देखिए अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज, कि पूरी दुनिया में एक वेव चली हुई है एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट की, हु आर इनवर्ड लुकिंग। हमारा मुल्क भी उससे कोई डिफरेंट नहीं है, और उसका नुकसान हमें नजर आ रहा है कि इसको जो वायरस को जो इसका जो रिस्पॉन्स था कि इंटरनेशनल लेवल पे एक लीडरशिप का वैक्यूम है। देयर इज नो लीडर एट इंटरनेशनल लेवल जो पूरी दुनिया को साथ लेके चले इस वक्त। और वही अमेरिका का देखिए जो रोल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया के किसी भी क्राइसिस में, चाहे वो हेल्थ केयर का क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, मिलिट्री क्राइसिस हो, अमेरिका की एक बहुत रोबस्ट डिप्लोमेसी होती थी जो कि विच वाज फुली बैक बाय उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से वो बैकअप होती थी वो डिप्लोमेसी। लेकिन हमें वो अब डिसएंगेजमेंट नजर आती है, और इस वायरस का उस डिसएंगेजमेंट का नुकसान अब अमेरिका ही को उठाना पड़ा, क्योंकि शुरू में हमारी लीडरशिप ने इस वायरस को बहुत ही ओन नहीं किया। इसकी वायरस की ओनरशिप में बहुत डिले किया गया। इसको कहा गया ये तो कॉमन कोल्ड जैसा वायरस है, ये तो फ्लू जैसा वायरस है, हर साल यहाँ पे फ्लू में ज्यादा लोग मर जाते हैं, तो इसको सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। तो डॉक्टर साहब बीच क्राइसिस में, पेंडेमिक के दरमियान में अगर अब WHO के उसके ऊपर एतराज़ करना या जो फंड उसको दिए जाते हैं WHO को अमेरिका की जानिब से, उनको पुल ऑफ कर लेना, ये ज़्यादा मुतासर नहीं करेगा इस वबा के खिलाफ जंग को? हम बैकफुट पर चले जाएंगे बीइंग ह्यूमन, वायरस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि हम अब कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे? बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसका टाइम ब्लेम गेम का नहीं है, ये टाइम इस वक्त के सब मिल के चलें। और मैंने जैसे कहा कि इस वक्त इंटरनेशनल लीडरशिप एक वैक्यूम है, क्राइसिस है, वैक्यूम ऑफ इंटरनेशनल लीडरशिप। जो अमेरिका रोल पूरी पिछले 60-70 साल से अदा कर रहा था वो रोल अदा नहीं कर रहा था अमेरिका। हम देख रहे हैं कि चीन जो है वो जहाज भेज रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में मास्क के। अमेरिका ने किसी मुल्क की इस वक्त हेल्प नहीं की। अब थोड़े बहुत पैसे उन्हें रिलीज करने शुरू किए, बट दैट इज नॉट इनफ। तो जो अमेरिका की देखिए, बिकॉज अमेरिका में वायरस की ओनरशिप नहीं थी लीडरशिप के लेवल पे, तो उसका जो नुकसान था वो अमेरिका ही को उठाना पड़ा। मैं पाकिस्तान फरवरी में आया था तो एयरपोर्ट में मेरा टेम्परेचर चेक हो रहा था पाकिस्तान में। मैं जब अमेरिका वापस आया फरवरी में, एक हफ्ते बाद, अमेरिका में एयरपोर्ट में कोई चेकिंग नहीं हो रही थी इस वक्त। और न्यूयॉर्क में क्यों वायरस फैला? इसलिए कि इट इज हैप ऑफ ट्रैवल इन अमेरिका, और सेम विद लॉस एंजलिस, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट पे लोग ज्यादातर उधर ही पहले लैंड करते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब के बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये एक लीडरशिप का फेलियर है, उसकी नाकामी है कि पेशबंदी के तौर पे अमरीकी क़यादत ने दूसरे मुल्कों और आलमी इदारे सेहत के साथ काम नहीं किया, न ही उन्होंने चीन की तरफ से जो वार्निंग्स आई थी इंतबाही जनवरी की इब्तिदा ही से,
उसको सीरियसली लिया है। इसीलिए शायद मार्च के शुरू तक तो आपके सदर ये कहते रहे कि हमने बड़े अच्छे फैसले किए हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जी डेफिनेटली, देखिए अब देखिए अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि इट इज़ अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कंट्री, जहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन का रोल क्लियरली डिफाइंड है और हर इंस्टीट्यूशन जो होता है वो दे लुक अप टू द फेडरल गवर्नमेंट। वॉशिंगटन डीसी को हम लोग लुक अप करते हैं और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इट इज़ नो एक्सेप्शन। हम लोग भी वॉशिंगटन डीसी को लुक अप करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडलाइंस एंड स्पेशली इन दिस सिनेरियो, क्योंकि वहाँ पे उसको सीरियसली नहीं लिया गया था। तो जो हमारे हॉस्पिटल्स थे, जो हम लोग जो the people like us who are in the trenches, we were completely unprepared for this ठीक हो गया। onslaught. बहुत सारी तैयारियां ऐसी थी जो मुमकिन नहीं हो सकी हैं जब पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। डॉक्टर मुनीर खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फ्लोरिडा से हमारे साथ मौजूद थे और अमेरिका की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। जब हम बात करते हैं इम्तियाज साहब वबा के हवाले से, तो शायद जो गलतियाँ बहुत सारे मुल्कों से हुई, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो गलतियाँ नहीं की, इस वजह से हमने बहुत अरसे तक कंटेन किया। लेकिन अब चूंकि लोकल ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है, 79% से ज़्यादा लोकल ट्रांसमिशन हो गई, तो पाकिस्तान के लिए अब वो वक्त आ गया है कि नाजुक वक्त, वो 3 हफ्ते जब बाकी ममालिक में पीक आया और इस कोविड ने अपना स्प्रेड किया और तमाम लोगों को मुतासर किया। अब पाकिस्तान के हवाले से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मई के पहले 3 हफ्ते 20 मई तक का जो वक्त है वो काफ़ी क्रूशल होगा और ऐसे में रमज़ान मुबारक की आमद भी है। आज तो चाँद नज़र नहीं आया, कल शाम को होपफुली रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा और परसों पहला रोज़ा होगा हफ्ते के रोज़। तो रमज़ान के इस महीने में जहाँ हमें अपने आप को महफूज भी रखना है, बरकतें तो हमें समेटनी है, रहमतें भी समेटनी है, लेकिन हमें अपने आप को बीमारी से भी महफूज रखना है। जी बिलाशुबा, उसमें एहतियात एहतियात एहतियात, यही एक पैगाम है जो कि दुनिया भर से आ रहा है और आलमी इदारे सेहत की तरफ से भी आज एक वार्निंग यही आई है कि ये एक तवील जंग है और इस तवील जंग में आप सिर्फ उसी सूरत में जीत सकते हैं अगर आप एहतियात करें। हमें इस वक्त मीर उमर हमीद साहब ने इटली से ज्वाइन किया है, एक मकामी बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मीर साहब, ये बताइएगा, इटली बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और हम सुन रहे थे जो यूरोपियन पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही थी, उसमें उनकी एक नुमाइंदा ने यह भी कहा कि जिस तरह इब्तिदा में तुर्की मुतासिर हुआ तो किसी बड़े यूरोपीय मुल्क ने उसका साथ नहीं दिया और ये कि तमाम मुल्कों को चाहिए कि मिल के वो इटली से माफ़ी मांगे। तो क्या ये दुरुस्त तासुर है, जो दुरुस्त मुतालबा है कि इटली में जितना जानी नुकसान हुआ है उस तकाजा करता है कि बाकी ममालिक उससे माफ़ी मांगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और दूसरी बात बिल्कुल ऐसी बात है कि इटली का किसी भी जितनी भी यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, इन्होंने इटली का साथ नहीं दिया स्टार्टिंग में। हालांकि जो चीन से मदद यहाँ पर आती रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क ने भी इनका साथ नहीं दिया। इवन यहाँ पर मास्क की जरूरत थी और जो फ्रांस है, जर्मन है, वो इटली को मास्क देने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन ये काफी बीच में दरार पैदा हुई है यूरोपियन यूनियन के। इवन ये भी बातें शुरू हो गई थी, मैं भी यूरोपियन यूनियन जो है वो यहाँ पर टूट भी सकती है कि इटली यूरोपियन यूनियन से बाहर भी निकल सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 घंटे पहले की ये न्यूज़ अभी यहाँ पर चल रही है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो सारी की सारी यूरोपियन यूनियन जो है वो इटली के साथ खड़ी हो गई है, बल्कि सारी यूरोपियन यूनियन सारे मुल्कों के साथ जो है वो अब स्टैंड लेगी। ठीक है, अभी मीर उमर हमीद, हम देख रहे हैं कि इटली के कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें कोरोना फ्री डिक्लेयर किया गया, कुछ नॉर्थ के इलाके, और ख़ासतौर पर इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस हवाले से डर था कि स्लम्स की जानिब या ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में वायरस ना चला जाए, उसको रोकने में कामयाब हो गए हैं। और मजबूत सूरत हाल इस वक्त इटली की क्या है, इस हवाले से भी ये बताइएगा। फिलहाल जो वायरस है ये अभी भी तेजी के साथ ही फैल रहा है, यानी कि कंट्रोल करने से मुराद क्या है कि आज भी तकरीबन 2000 और के करीब जो केसेस हैं ये सामने आए हैं, 2700 समथिंग के ये अबाउट है। तो अभी भी अगर आप ये देखें तो बहुत ज्यादा केसेस हैं। अगर ये कहना कि इटली गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है तो ये कबल अज़ वक्त है। जो सूद का इलाका है वहां पर केसेस ऑलरेडी जो है वो थोड़े थे, लेकिन नॉर्थ के इलाके में खासकर जिस रीजन के अंदर हम रहते हैं, लोम्बार्दिया इसका नाम है, और यहाँ पर ये केसेस बहुत तेजी के साथ फैले थे और अभी भी इनकी तादाद काफी ज्यादा है।
तो अभी जर्मनी की तरफ से खबर आ रही है कि अपने 4 मई से कुछ स्कूल्स हैं या कुछ ऐसे इलाके या कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनको वो पार्शियली ओपन करने की तरफ जा रहे हैं, लॉकडाउन खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनके खिलाड़ियों को उन्होंने प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी है। तो इटली में भी कुछ इस तरह के इम्कान हैं कि अब चूंकि जो वो ग्राफ है, वो कर्व है, उसको पैरेलल होने के बाद या उसको सीधा होने के बाद किसी हद तक कुछ पार्शियली लॉकडाउन खत्म किया जाए, जिंदगी और मईशत को बहाल करने के हवाले से कुछ बहस होना शुरू हुई है वहां पर? बिल्कुल ऐसी बात है। 4 मई से इटली के अंदर भी लॉकडाउन में थोड़ी नरमी आ रही है। तकरीबन 2 मिलियन 7 लाख तकरीबन 3 मिलियन के करीब ये लोग हैं जिनके लिए रोजगार दोबारा ओपन हो रहे हैं, फैक्ट्रीज ओपन हो रही हैं। लेकिन अभी भी इसके बावजूद बहुत बड़ी एक तादाद होगी मजदूरों की, फैक्ट्रियों की, जो मजदूर अपने घर में रहेंगे या फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, रोज़गार की क्या सूरत हाल है? जिस तरह मशरिक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा लोग अब बेरोज़गार हो गए हैं और ये आलमी बैंक का एक तखमीना है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक जितने भी वर्कर्स हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की गैर मुल्की तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस जो हैं उसमें कम अज़ कम 20% कमी आएगी। तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या सूरत हाल है? जो वक्ती सूरत हाल है इसके अंदर तो कोई भी इतना फील नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी एक मेन वजह यह है गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत सपोर्ट की है कि जितने भी वर्कर्स थे उनको 80% तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलेगा। इसलिए फिलहाल तो ये चीज़ महसूस नहीं हो रही। लेकिन आने वाले दिनों में जो मेरा तजिया है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेरोजगार होंगे। और ये कहना मे भी शायद मैं ज़्यादा भी कह दूँ, लेकिन जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं वो इस तरफ जाते नजर आ रहे हैं कि ये 2008 से बड़े क्राइसिस होंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमने सुना था कि चूंकि इब्तिदा में बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की गई तो इस मर्ज़ की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सें भी शिकार हो गई। बल्कि हमें ये बताया जा रहा था कि पूरे इटली में कम अज़ कम कोई 145 के करीब सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं वो हलाक हुए हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। इस टाइम 146 जो डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं, जिसके अंदर उसके अलावा 31 नर्सिस भी हैं। और जो टोटल अमला जो हेल्थ से रिलेटेड अमला है वो तकरीबन 10% है जो इस कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। तो उमर, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक में थोड़ा सा पॉलिटिकल इग्नाइट नजर आया हमें कि जो अपोजिशन और हुकूमत है उसमें बहस शुरू हो गई कि हुकूमत ने किसी हद तक गफलत का मुजाहरा किया। बरतानिया की बात कर लें, हम फ्रांस की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो वहाँ पर जो गफलत हुई, तो इटली में भी कुछ इस तरह की ब्लेम गेम चल रही है या फिर हुकूमत और तमाम सियासी जमातें अपोजिशन मिलकर इस कोविड-19 के खिलाफ बरसे पैकार हैं? देखिए, इस टाइम जितनी भी अपोजिशन हैं वो पूरी दुनिया की वो नंबर स्कोर गेम में लगी हैं। हर कोई अपने पॉइंट स्कोर कर रहा है, नंबर गेन कर रहा है ताकि आने वाले इलेक्शन में वो बासानी इलेक्शन जीत सके। इसमें कोई शक नहीं है कि गलतियां हुई हैं। इटालियन गवर्नमेंट को बहुत पहले लॉकडाउन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से ये केसेस बढ़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपोजिशन है वो मुसलसल जो है वो इल्जाम लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने हमें हमारे नाजरीन को ताज़ा तरीन मालूमात पहुँचाई इटली से। और हमारे प्रोग्राम का अगरचे अब वक्त ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन आखिर में ये बात ज़रूर करें कि अफसोस हमारा दिल्ली में राब्ता नहीं हो सका। वहाँ पे हम अपने सहाफ़ी के साथ बातचीत करना चाह रहे थे कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है कोरोना के हवाले से, जिस तरह आनन फानन वहाँ पे लॉकडाउन किया गया और जो वहाँ पे अफरा तफरी मची, उसकी वजह से बेशुमार लोग मुतासर हुए। और अफसोस की बात यह है कि इस बहरानी सूरत हाल में भी भारत के जो गैर हिंदू शहरी हैं उनकी मुश्किलात, उनके मसाइब ख़त्म नहीं हो सके। उन्हें उसी तरह इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड, गुजरात, मुंबई से कई ऐसी ख़बरें आई हैं कि जिसमें मुसलमानों के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा गया, उनको खुराक देने से इनकार, बल्कि अस्पतालों में दाखिले से इनकार कर दिया गया। 2 मौके पे ऐसे हुआ कि हामला ख़वातीन थीं और उनको अस्पताल में दाखिला नहीं मिला, उन्हें सड़क पे उन्हें बच्चे को जन्म दिया। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है भारत के मुसलमानों के लिए। भारतीय शहरी हैं वो, हमें ये जहन में रखना चाहिए, लेकिन उनके साथ जो ज़्यादती है उस पर हमें ज़रूर
आवाज़ उठाते रहना चाहिए। इसके साथ ही आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूरोपीय ममालिक जहाँ पर बहुत सारे लोग इलीगली उन ममालिक में दाखिल हुए हैं, तो वहाँ की हुकूमतों ने इतना बड़ा दिल का मुजाहरा किया है कि उन्होंने उनको इंसान के तौर पर उनके बुनियादी हुकूक फ्राहम करने के हवाले से उन्होंने फैसला किया है कि जो वीज़ा रखते हैं या नहीं रखते लेकिन इंसान हैं तो उन्हें वो तमाम हुकूक मिलेंगे। तो भारत भी अगर ऐसा करता है तो ये इंसानियत की खिदमत होगी। इसी पॉइंट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारी ये खुसूसी नशियात यहाँ ख़त्म होती है। रिजवान अली अहमद और इम्तियाज़ गुल साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप एक ब्रेक के बाद मुलाहिज़ा कर सके खबरनामा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।